तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिलादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, ये आपकी हिंदी की 8वीं क्लास और हिंदी जो हमारा है सब्जेक्ट ख़त्म होने की कगार पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगर आज की क्लास में 40 मिनट या 45 मिनट की लेता हूँ तो आपका आज हिंदी का जो सामान्य वाला जो व्याकरण वाला पोर्शन बचा है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आपकी थोड़ी छोटी लूँगा तो आपको थोड़ा सा एक दो टॉपिक आपके बच जाएंगे। जैसे आपको विराम चिन्ह बचा है, वाक्य शुद्धि बचा है, स्लोगन लेखन हो गया, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप किंतु भिन्नार्थी, बहुत छोटे छोटे शब्द हैं आपके समझने के लिए। एक तो सा अव्यय आपका बस और वचन और लिंग है आपका। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि विराम चिन्ह आपका हो गया, वाक्य शुद्धि आपका हो गया, स्लोगन लेखन, अनेकार्थी, समूहवाची, इन सबको मैं देख लेता हूँ अभी। तो कल हम एक लास्ट क्लास देंगे, उसमें आपका जो अव्यय वाला पार्ट है आपका अव्यय, वचन और लिंग, इसको हम कल देख लेंगे। ठीक है, यानी कि 9 क्लास में आपका पूरा हिंदी आपका समाप्त हो गया। नीचे जो बाकी जो बचा आपका जो ये ड्राफ्टिंग वाला सेगमेंट, इसमें हम देखेंगे कि बोधन और जो पल्लवन आपके दो टॉपिक बचे हैं, इन्हें कैसे करना है। ठीक है, तो मतलब 10 से 11 क्लास में आपका जो हिंदी आपका है पूरा खत्म आपका हो जाएगा। आज है 1 तारीख, 2 3 4 4 तारीख तक आपका मैं कोशिश करूंगा, 4 नहीं 3 तारीख तक, हाँ परसों आपका पूरा हिंदी का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, आपका विराम चिन्ह यहाँ पे जो है, ठीक है, ये विराम चिन्ह। ठीक है, अब विराम चिन्ह का जब बात आएगी ना, विराम चिन्ह है क्या, तो आपको एक परिभाषा पता होनी चाहिए सिंपल से कि विराम का अर्थ आपको, हाँ, एक मिनट। विराम का अर्थ क्या है कि विराम का अर्थ होता है आपका रुकना। ठीक है, भाषा को बोलते या लिखते समय क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कहीं आपको कम समय रुकना पड़ता है, तो कहीं आपको अधिक टाइम के लिए रुकना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं आपको आश्चर्य प्रकट करना होता है, तो कहीं आपको प्रश्न खड़ा करना पड़ता है, कहीं त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, तो कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा कोई उद्दित आपका जो कथन या वाक्य होता है उसको आपको विभिन्न परिस्थितियों में आपको प्रकट करना होता है। ठीक है, तो इन सभी स्थितियों क्या है कि आपको विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों को, विभिन्न चीज़ों को प्रकट करना होता है व्याकरण के संदर्भ में, हिंदी के संदर्भ में। तो उसके लिए आपको भिन्न भिन्न चिन्हों का आपको प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो उसे ही आपके जो उन्हें आपको जो बोलते हैं विराम चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह मतलब वही है, यानी कि क्या होता है कि विराम का अर्थ आपको होता है कि रुकना। भाषा को बोलते हैं लिखते समय आपको कहीं कम रुकना पड़ता है, कहीं ज़्यादा रुकना पड़ता है, कहीं आश्चर्य दिखाना पड़ता है, कहीं प्रश्न, कहीं त्रुटि, कहीं किसी व्यक्ति ने कोई अगर वाक्य बोला है, कोई आपका कथन बोला है तो उसको आपको कोट करना है। तो ऐसे आपके सामने जब आप हिंदी लिखते हो या कोई भी भाषा लिखते हो तो वहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें क्या करना पड़ता है आपको, भिन्न भिन्न चिन्हों के माध्यम से उन परिस्थितियों को आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, और जिन चिन्हों का हम इस्तेमाल करके इन चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी की बात आती है तो हिंदी आपको 11-12 प्रमुख आपके जो विराम चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक तो आपको पूर्ण विराम हो गया, तो पूर्ण विराम का चिन्ह आपका सीधा डंडा ऐसा हो जाता है। अल्प विराम आपका इस तरीके से हो जाता है। अर्ध विराम आपका इस तरीके से आपको चिन्ह हो जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक आपका क्वेश्चन मार्क इस तरीके से हो जाता है। विस्मय दीपोतक आपको ऐसा हो जाता है। ठीक है, उद्धरण की बात करो तो उद्धरण आपका इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, डबल उद्धरण, सिंगल उद्धरण आपका इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, योजक आपका ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, योजक योजक और निर्देशन में आप ध्यान रखना, योजक थोड़ा बड़ा होगा और निर्देशक थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, लाघव आपका ऐसे थोड़ा सा, ये एक छोटा ओ आप समझ सकते हो। त्रुटि हंसपद आप इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, निर्देशक आपको मैंने बता दिया आपका ये हो गया। विवरण आपका इस तरीके से हो जाएगा, विवरण चिन्ह। ठीक है, और कोष्टक आपका इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो ये आपके प्रमुख 12 आपके क्या है, विराम चिन्ह है। ठीक है, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम आपने अभी देखा कि इस तरीके से आपका चिन्ह है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ की आपके वाक्य की पूर्णता को प्रकट करता है, कि यहाँ पे दिखाता है कि वाक्य यहाँ पे पूर्ण हो चुका है। ठीक है, यानी अर्थात एक वाक्य को दूसरे वाक्य से पृथक करने के लिए इस चिन्ह का आपका प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार जो आप कहते हैं कि हिंदी साहित्य में आपका जो कविता हो गया, उसके दूसरे चरण के बाद एक तथा चौथे चरण के बाद यहाँ पे 2 पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण विराम आप समझिए कि जहाँ आपको वाक्य की पूर्णता को प्रकट करता है, आपको 2 वाक्य आपके जो है पूर्ण वाक्य उन्हें अलग करना है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और जो हिंदी साहित्य में आपको जो कविता होता है उसके दूसरे चरण के बाद आपका एक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, और जैसे ना एक चरण आपका 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, तो दूसरे चरण का एक लाइन आएगा और आपका जो चौथा चरण होगा उसमें आपको 2 लाइन ऐसे पूर्ण विराम चिन्हों का आपका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखते रहना है। अगला देखते हैं हम, अल्प विराम क्या है। तो अल्प विराम की जब बात करेगा हो तो अल्प विराम का अर्थ आपका क्या होता है भाई, कि थोड़ा सा रुकना। ठीक है, इसका प्रयोग क्या है, किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त समान शब्दों को क्या है अलग करने तथा प्रमुख वाक्यों तथा उपवाक्यों को है अलग करने और वाक्यों को अलग करने हेतु प्राय क्या है अल्प विराम चिन्हों का आपका प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना पड़े। अब इसका प्रयोग आपको किसी विशेष शब्द पर बल देना आपको उसके लिए किया जाएगा। अगर कहीं आपने दो समान शब्द लिखे हैं तो उनको अलग करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। प्रमुख आपने वाक्य लिखे हैं, उनको वाक्य उपवाक्यों से अलग करना है, और वाक्यों को अलग करने के बाद तो इन आपको जो अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग, ठीक है, हम लोग नदी, नाले, झरने, पहाड़ को पार करते हुए आगे चलते गए और पूर्ण विराम। तो ये आपका जो इनको नदी, नाले, झरने, ये प्रमुख आपके जो शब्द हैं इनको अलग करने का क्या है, अल्प विराम का उपयोग किया गया। ठीक है, तीसरा है अर्ध विराम। तो जो अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम समय रुकना हो। ठीक है, अब आपको क्या है कि जहाँ पे अल्प विराम से आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है रुकने के लिए वहाँ पे, और जहाँ पे आपको पूर्ण विराम से कम समय लगता है उसे रुकने के लिए, वहाँ पे आपका अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से आपका जो कम समय लग रहा है तो आपका क्या है, अर्ध विराम का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब इसका क्या है, समान उपवाक्य में आप अथवा जो समान महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि समान उपवाक्य में हो गया अथवा जो समान महत्वपूर्ण या सहायक उपवाक्य होंगे उनमें क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कब आएगा, ठीक है, फिर आपने ये मार दिया यहाँ पे, ठीक है, मुझे नहीं पता, समझ गए। तो आपका जो तीसरा हमने देखा, आपका जो अर्ध विराम है उसमें वही ये बोल रहा है कि आपको जहाँ पे अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है और पूर्ण विराम से आपको थोड़ा सा कम समय लग रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या है, अर्ध विराम का आपका क्या है, उपयोग किया जाएगा। ठीक है, वह कब आएगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, इस तरीके से आपको उनको परिभाषा को याद रखना है। ठीक है, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आपका क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आपका क्या है, जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसके अंत में आपका किया जाएगा। जैसे तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम क्या खा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, तो ये सब आपका जो है प्रश्नवाचक आपके जो वाक्य होंगे उसके एंड में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का आप प्रयोग करोगे। ठीक है, अगला है विस्मयादिबोधक। अब इसमें क्या है कि विस्मय या आश्चर्य या भय, शोक, घृणा, हर्ष आदि को जहाँ प्रकट करना हो उसके लिए इस चिन्ह का आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे कुछ विस्मय हो रहा है या आश्चर्य की बात हो, कोई भय की बात हो, कोई शोक हो गया, घृणा हो गई, कोई हर्ष आदि हो गया, तो वहाँ पे क्या आपका इस विस्मयादिबोधक जो आपका शब्द चिन्ह है उसका आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह का आपका प्रयोग करते हैं। अरे, ठीक है, अरे विस्मय वाली बात है ना, अरे तुमने यह क्या कर दिया। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह की बात आए तो उद्धरण चिन्ह की बात जब करते हैं तो दो रूपों में इसका प्रयोग होता है। एक तो पहला आपका सिंगल वाला इकहरा और दूसरा आपका होता है दोहरा। ठीक है, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग आपका जो होगा तो किसी रचना या किसी उपनाम को लिखते हुए किया जाएगा। अगर आपने किसी रचना का उल्लेख करना है या किसी के उपनाम को अगर आपने लिखना है तो वहाँ पे आपका जो एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा का आपका प्रयोग करोगे, इकहरे आपका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब रामधारी सिंह दिनकर इनके आप उपनाम है तो यहाँ पे अपने उपयोग कर लिया, ये एक छायावादी कवि थे, समझ गए। और जबकि जब दोहरे की बात आएगी तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग आप कहाँ करोगे, जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्या होगा, कोई कही गई बात है और आपको उसी बात को उसी रूप में आपको कहना है तो वहाँ पे आपका जो है दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी किसी महापुरुष ने किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है, कोई कथन कहा है और आप अगर उस कथन को सेम हो लिखना चाहते हो, उसका कथन कोट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका दोहरे जो उद्धरण चिन्ह है वहाँ पे आपको इसका उपयोग करोगे। अब ये है कि गांधी जी ने कहा था, ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हें आज़ादी का यह मंत्र देता हूँ, करो या मरो। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा जानते रहना कि दोहरे का कहाँ पे होगा, जहाँ पे कोई कथन आप कोट कर रहे हो। ठीक है, अब आपका अगला है योजक चिन्ह क्या है, तो यह निर्देशक चिन्ह से छोटी रेखा होती है जिसका प्रयोग क्या आपका समान जो खंड होते हैं उनके पदों को जोड़ने हेतु उनके मध्य में बिना किसी पंक्ति के अंत को विभक्त शब्द खंडों को जोड़ने हेतु किया जाता है। ये बोल रहा है कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, जो समस्त आपके खंड उसके पद होते हैं आपको उनको जोड़ने के लिए होता है, उसके मध्य में अगर आप बिना किसी उसके मध्यम होता है। ठीक है, और इसके अलावा किसी पंक्ति के अंत में आप जो होता है विभक्त जो शब्द खंड होते हैं उनको जोड़ने के लिए क्या आपका जो योजक चिन्ह होता है आपको बेसिकली इसका प्रयोग आपका वहाँ पे करना होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, खाना पीना। ठीक है, तो समझ लो, तो ये आपका योजक चिन्ह आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसका जो साइज आपका होगा वो जो निर्देशक चिन्ह होगा उससे जो आपका थोड़ा सा छोटी रेखा ये होती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। कोष्टक की बात की है तो वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो, ठीक है, तो उसे आपको जो कोष्टक में लिखा जाता है और कोष्टक का प्रयोग आपका प्राय क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है, आप चाहते हो आपने कोई वाक्य कहा, कोई वाक्य आपने लिखा, कोई किसी चीज़ के बारे में जानकारी दी लेकिन आप चाहते हो कि जो आपने जो जानकारी दी उसके बारे में एक
जो अतिरिक्त जानकारी हो, जो विशेष जानकारी हो उससे संबंध, उसे भी आपको उसके साथ देना है। तो तब फिर आपका कोष्टक आप ब्रैकेट का यूज़ करोगे, उसके अंदर आप उसको लिखोगे। जैसे आपने लिख दिया कि निरंतर प्रयास करना ही सफलता का मूल मंत्र है। अब चाहते हो कि निरंतर को और आसान भाषा में लिखो, तो यहाँ पे अपने ब्रैकेट में लगातार लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो कोष्टक है आपका ये काम करता है। ठीक है, लाघव चिन्ह की बात आती है, तो लाघव चिन्ह क्या है भाई? तो लाघव चिन्ह का अर्थ जो आपका होता है वो होता है कि छोटा, यानी कि किसी बड़े शब्द को अगर आपको छोटा करना है, छोटा लिखना है, उसके लिए आपका जो उसका प्रथम वर्ण होगा वो लिखकर आप क्या करते हो, उसके आगे एक छोटा शून्य लगा देते हो। ठीक है, और पढ़ने वाला क्या करेगा, उसे पूरा पढ़ता है। ठीक है, समझिए। अब ये पंडित का हो गया, तो पंडित आपने प लिखा, ऐसा लगा दिया। डॉक्टर का आपने डा लिखा, ऐसा लगा दिया, पंडित हो गया, डॉक्टर हो गया, आईएएस हो गया। तो अब जब इसे पढ़ेगा ना, तो इसे ये पूरा पढ़ेगा, पंडित को पंडित पढ़ेगा, डॉक्टर को डॉक्टर पढ़ेगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला आपका है 10वां। अभी त्रुटि पूर्वक आपके फिर हम हंस पद चिन्ह बोलते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है भाई? तो लिखते समय क्या होता है कि आप जब वाक्य लिखते हो तो किसी वाक्य या वाक्यांश का कोई अंश या कोई शब्दांश आपका होता है, कोई अक्षर जो होता है वो छूट जाता है, और तब इस चिन्ह का आप प्रयोग करके क्या होता है कि छूटे हुए शब्दों को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ऊपर आपको याद रखना है, ऊपर। ठीक है, जैसे हमारी आपने लिख के हमारी कक्षा के सभी होशियार है लिख दिया। अब बीच में आपको बच्चे लिखना था, अब यहाँ पे जगह बची नहीं, तो आप ये लिखोगे, उसके बीच में आप इसे ये आपका जो हंस पद से मार के ऊपर आप बच्चे लिख दोगे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखोगे। अगला आपका 11वां विवरण चिन्ह क्या है? इसका प्रयोग क्या होता है कि विवरण करने के लिए या विवरण देने के लिए आपका किया जाता है। ठीक है, जैसे अब अगर आपको किसी जानकारी कोई देनी है, किसी बात की बात प्रॉपर आपको विवरण देना है किसी को, उसके बारे में आपको विवरण सहित कोई चीज़ आपको बताना है, तो वहाँ पे आप इसका प्रयोग करोगे। अब जैसे हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें अब विराम चिन्हों का विवरण देना है, तो हम कह रहे हैं, हम बोलेंगे कि हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। अब इसका विवरण चिन्ह लगाया हमने और नीचे फिर हम इन्हें बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला आपका है 10वां, क्या है? निर्देशक चिन्ह क्या है? तो किसी वाक्य हो गया, वाक्यांश हो गया या पद की ओर अगर आपको ध्यान दिलाना है, उसके लिए आपको विशेष अर्थ सूचित करने के लिए, या फिर किसी की उक्ति आपको प्रकट करना है उसके लिए, या नाटक में किसी पात्र का प्रखंड आपको प्रकट करने के लिए क्या है, इस चिन्ह का आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे वह बोला, निर्देशक चिन्ह, तुम कब आओगे। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आपको जानते रहना है। ठीक है, समझ गए? तो आपका जो ये विराम चिन्ह आपके हैं, इनको हमने देख लिया। बेसिकली आपके जो 12 विराम चिन्ह उनको देखा। ठीक है, कौन कौन से हमने देखा? पूर्ण विराम देखा, अल्प विराम देखा, अर्ध विराम देखा, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, उद्धरण, योजक, लाघव, त्रुटि, निर्देशक, विवरण और कोष्टक। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो विवरण चिन्ह है आपका, इनकी परिभाषा आपको याद करनी है और आपको 2-2, 3-3 इसके एग्जाम्पल भी याद कर लेने। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो ये आपका विवरण चिन्ह है, विराम चिन्ह है आपका, ये आपका समाप्त होता है। अब आपका जो वाक्य शुद्धि है और स्लोगन लेख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अभी। ठीक है, वाक्य शुद्धि। ठीक है, अब वाक्य शुद्धि ये बोल रहा है, तो वाक्य शुद्धि जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब है क्या, यानी कि सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विचारों को सुस्पष्ट और आपका शुद्ध अभिव्यक्ति। ठीक है, ये आपका भाषा का प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन क्या है कि जब किसी वाक्य में आपका व्याकरणिक या शाब्दिक त्रुटि आ जाती है, तब उसका अर्थ बिगड़ जाता है। ठीक है, और ऐसी त्रुटियों को सुधार कर आपको क्या है कि वाक्य को आपको व्याकरण सम्मत बनाना पड़ता है, अर्थपूर्ण बनाना पड़ता है। तो यही आप जो आप करते हो, ये आपका वाक्य शुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो वाक्य शुद्धि आप समझ गए। वाक्य शुद्धि माने कि किसी वाक्य में जो व्याकरणिक या जो शाब्दिक और जो त्रुटि या फिर अर्थ संबंधी कुछ त्रुटि अगर आती है, अर्थ संबंधी नहीं, मतलब व्याकरणिक त्रुटि आ गई, कोई शाब्दिक त्रुटि आ गई, जिससे क्या होगा, उसका अर्थ बिगड़ जाएगा। तो इन त्रुटियों को अगर आपको सुधारना है, इन त्रुटियों को सुधार कर आप क्या करते हो, व्याकरण को आप व्याकरण सम्मत बनाते हो, वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाते हो, और यही आपका क्या कहलाता है, वाक्य शुद्धि आपका कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, अब वाक्य अशुद्धि के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो लिंग संबंधी त्रुटियां हो सकती है भाई, उसमें उसमें विशेषण या संज्ञा का मेल ना होना हो सकता है कि राम अच्छी लड़का है। ठीक है, तो राम अच्छा लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। वचन संबंधी, यहाँ पे क्या है, एक वचन या बहुवचन का असंगत प्रयोग हो सकता है। एक वचन की जगह बहुवचन आपका आ गया, कि उदाहरण कि विद्यार्थी किताबें पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें है। ठीक है, अभी एक वचन है तो आपका है अगर, ठीक है, विद्यार्थी किताबें पढ़ रहा है। ठीक है, शुद्ध आपका जाएगा। पुरुष संबंधी त्रुटियां, क्रिया और कर्ता के पुरुष का मेल ना होना। उदाहरण मैं जाता है, मैं जाता हूँ। ठीक है, कारक संबंधी त्रुटियां,
कारक चिन्ह जो आपके थे काके, सो, काके की, इनका अगर आप गलत उपयोग करते हो, यानी कि मुझे से गलती हो गई, तो मुझसे गलती हो गई, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको व्याकरण जब आप वाक्य पढ़ोगे तो उसमें आपको गलतियाँ छाड़नी पड़ती है, ठीक है। वो वचन संबंधी होती है, हो सकती है, पुरुष संबंधी हो सकती है, कारक संबंधी हो सकती है, अर्थ संबंधी हो सकती है, या किसी और तरीके से आपको जो व्याकरण संबंधी त्रुटि आपको दी हुई होगी, ठीक है। आपके सामने वाक्य दिए होंगे, उसमें त्रुटि दी होगी, फिर आपको उसका सही रूप आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर तरीके से जो वाक्य शुद्धि को आपको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और इसका महत्व क्यों है भाई इस पेपर में, तो मैं तो इसलिए क्योंकि जब आप प्रशासनिक परीक्षाओं में जाओगे, प्रशासनिक सेवा में जाओगे, तो वहाँ पे आपकी जो उत्तर की भाषा आपकी जो सटीक व त्रुटि रहित होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, और शुद्ध आपके शुद्ध वाक्य होते हैं, वो आपके विचारों को स्पष्ट करते हैं, आपके सुंदर और जो प्रभावी आपके बनाते हैं, तो इसलिए भी आपका सा इंपॉर्टेंस का हो जाता है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य को आपको जानते रहना है किस तरीके से आपको जो वाक्य शुद्धि वाले है उसको आपको कवर करना है, ठीक है। अगला है स्लोगन लेखन। इसमें स्लोगन राइटिंग आपको क्या करेंगे, आपको स्लोगन लिखने के लिए आपको एक सवाल आएगा, ठीक है। आप स्लोगन आपको इंडिविजुअल सवाल दे सकता है, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल सवाल बन सकता है। आप जो आपका ये पठन पाठन वाला आपको जो ये होगा, पैराग्राफ वाला संबंधी जो आपका पैराग्राफ आएगा हिंदी वाला, उसमें भी आपका एक सवाल बन सकता है स्लोगन लेखन को लेकर, ठीक है। अगर स्लोगन लेखन संबंधी उससे रिलेटेड कोई आपका पैरा अगर देते हैं, ठीक है। पर इंडिविजुअल आपके चांस तो आते हैं, आपको स्लोगन लिखना होता है, ठीक है। अब स्लोगन मतलब क्या है कि स्लोगन आपके छोटे होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, सरल होना चाहिए और आकर्षक ऐसा वाक्य होना चाहिए जो किसी सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, पर्यावरणीय हो गया या प्रेरणात्मक संदेश को जनता तक तुरंत पहुंचाए, ठीक है। तो स्लोगन का उपयोग आपका इसलिए किया जाता है कि स्लोगन का उपयोग क्यों किया जाता है भाई, क्योंकि इन्हें छोटे, प्रभावी, सरल, आकर्षक तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी सामाजिक हो गया, कोई राजनीतिक हो गया, कोई पर्यावरणीय हो गया या किसी प्रकार का आपका मोटिवेशनल प्रेरणात्मक जो संदेश होते हैं उसे जनता तक को आसानी तक तुरंत बिल्कुल पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब स्लोगन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, अगर आप स्लोगन बनाओगे तो किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्लोगन संक्षिप्त होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए, छोटी पंक्ति और बड़ा असर आपको ये ध्यान रखना है, भावपूर्ण हो और यादगार हो, लय और तुकबंदी से उसमें उसका प्रभाव इम्पैक्टफुल वो होना चाहिए, जन जागरूकता का वो साधन होना चाहिए, ठीक है। और सीधे क्या है, क्रिया या आदेशात्मक रूप में वो लिखना आपको चाहिए। तो इन चार बातों को आप ध्यान रखोगे और फिर आप स्लोगन का निर्माण करोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी आप बना के आ जाओ, ऐसा नहीं। अगर आप बोला जाए शिक्षा को लेकर आपको वो बनाओ है, शिक्षा या बेटी बचाओ संबंधी आपको स्लोगन बताओ, तो बेटी पढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ, भविष्य बचाओ, भविष्य गढ़ाओ, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित आप हरा भरा उत्तराखंड, स्वच्छ शांत जीवन। जल संरक्षण को लेकर जल है तो कल है, स्वच्छता, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। पलायन, गांव में रोजगार रोकेगा पलायन। महिला सशक्तिकरण, नारी का सम्मान, राष्ट्र का अभिमान। तो इस तरीके से किसी भी आपको 2-4 टॉपिक देके और फिर आपको बोले कि इस पे आपको 2 स्लोगन बनाओ, 3 स्लोगन बनाओ, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको जो स्लोगन बनाओगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। वो स्लोगन वाला इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। पिछले 24 साल मेन से स्लोगन आए थे आपको लिखने को, बनाने को, ठीक है। सड़क सुरक्षा को लेकर आए थे आई थिंक, उसी तरीके से 1-2 और आए थे, ठीक है। मतलब आपको ध्यान रखना है स्लोगन मतलब पहले से घर से तैयार करके चल जाना। शिक्षा को लेके हो गया, पर्यावरण को हो गया, उत्तराखंड के संबंधित आप जो चीज़ चल रही है, आपदा को हो गया, चाहे रोजगार, पलायन आपको हो गया जो, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो गया, जो करंट के मुद्दे हैं आपके हैं, ठीक है, गरीबी हो गया। तो इन सबसे 10-12 टॉपिक को उठाना और उनसे पहले आप घर पे आप 3-4 स्लोगन आप अच्छे से सोच समझ के सटीक और स्मार्ट तरीके से बना के उनको याद करके जाना, ठीक है। क्योंकि अगर उनसे सवाल आएगा तो फटाफट से आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े और एकदम से आपने और स्लोगन आप लिख सको, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्लोगन का। तो अब सिलेबस में आते हैं थोड़ा सा। तो वाक्य शुद्धि हमने देख लिया, स्लोगन आपका भी हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या बचा है आपका, अब जो अनेकार्थी बचा है, समूहवाची बचा है, समरूप किंतु भिन्नार्थक, छोटे छोटे आपके टॉपिक्स हैं, इनको फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। अनेकार्थी की बात कर रहा है तो अनेकार्थी मतलब आपको पता है कि ऐसे शब्द होंगे जिनका अर्थ अनेक निकले, जिनके अनेक अर्थ होते हैं और संदर्भ के अनुसार उनका जो प्रयोग होता है आपका वो बदलता रहता है, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द में इतना ही समझना है कि हिंदी भाषा के वो शब्द जिनके अर्थ आपके अनेक निकलते हैं, एक से ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है, और संदर्भ के अनुसार उनका जो प्रयोग आपका बदलता रहता है। उदाहरण अक्षर, अब अक्षर का उपयोग आपका वर्ण भी होता है, ईश्वर भी होता है और नाश रहित भी होता है। काक मतलब कौवा भी होता है, मामा भी होता है और चाचा भी बोलते हैं काका। नील की बात करें तो नील नीला रंग भी होता है, नीलम रत्न भी होता है और भगवान शंकर के लिए भी आप नील का उपयोग कर सकते हो। चक्र का पहिया भी हो गया, घेरा भी हो सकता है और काल चक्र भी इसका अर्थ निकलेगा। अग्नि की बात की जाए तो आग भी इसका एक अर्थ निकलता है, क्रोध भी इसका अर्थ निकलता है और शक्ति भी इसका एक अर्थ निकलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो अनेक अर्थ शब्द आपको याद करके जाना है, समझते रहिए कि जितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है।
डेली आपको 5-5 7-7 आपके अनेकार्थी शब्द हो गया, मतलब जितने भी आपके शब्द हो अनेकार्थी हो, तत्सम तत्पुरुष हो गया, आपका समानार्थी पर्यायवाची मुहावरे लोग होती है, आपको डेली पढ़ने हैं। आप डेली पढ़ोगे, आप जो आपकी शब्दावली आपकी जो उन्हें डेली पढ़ोगे आप, तो फिर तब जाके क्या होगा, आपको जो दिसंबर तक आपका जब पेपर होगा तब वहाँ पे आप ऐसी स्थिति में रहोगे कि आपके जो ये शब्द आपके होंगे आपके फिंगरप्रिंट पे, यहाँ पे फिंगर टिप पे आपके याद रहेंगे। फिर वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एकदम से याद नहीं होते, आप लंबे टाइम तक याद करोगे तब जाके आपके एक अच्छी कमांड पे बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो समूहवाची है, तो समूहवाची शब्द आपका भी सेम उसी तरीके से समझोगे कि भाई समूहवाची हिंदी भाषा का ऐसे शब्द, ऐसे व्याकरण के ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ के समूह को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो मतलब शब्द ऐसे होंगे उन समूह से आपको समूह का बोध होगा उन शब्दों से, ठीक है। अब उदाहरण, सेना, तो सेना क्या है भाई, सैनिकों का समूह है। गुलदस्ता क्या है आपका, फूलों का समूह है। माला क्या है आपका, मोतियों का समूह है। पर्वतमाला क्या है आपका, पहाड़ों का समूह है। झुंड क्या है आपका, गाय भैंस बकरियों का समूह आपका हो जाएगा। पुस्तकालय क्या हो जाएगा, पुस्तकों का समूह हो जाएगा। झुंड आपका पक्षियों का समूह हो सकता है। वन क्या होगा, पेड़ों का समूह हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो प्रमुख आपके समूह भाषा शब्द हैं आपको याद करके जाने, वो आपको पढ़ के जाना है पहले से ही। और अभी आपका काफ़ी टाइम है इनको याद करने के लिए, आप इसलिए आप डायरी बनाओ। मैंने आपको पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ, आपको एक डायरी बनानी है, उस डायरी में आपको संपूर्ण इन सबको आपको लिख देना है जो आपके शब्द ये हैं, ठीक है, तत्सम तद्भव से लेके आपके मुहावरे लोकोक्ति तक। और आपको डेली फिर सुबह से आपको फ्री टाइम में उनको पढ़ते जाना है, ठीक है। अब अगला है समरूप किंतु भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। अब ऐसे शब्द भाई जिनका रूप और उच्चारण आपका एक जैसा हो, ठीक है, दिखने में तो सेम होगा, ठीक है, उच्चारण भी इनका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अर्थ इनका आपका अलग अलग होगा, ठीक है। अब उदाहरण, फल आप देख लो। अब फल मतलब परिणाम भी होता है और खाने का फल भी आप कह सकते हो। कल यानी कि बीता हुआ भी हो सकता है और आने वाला भी हो सकता है। वर आपका एक दूल्हा भी हो सकता है, और वर आप जो विश्व बोलते हैं जो वर मांगना है उसमें हो सकता है। हार आपका माला पराजय दोनों हो सकता है, ठीक है। बाल आप सिर के केस भी कर सकते हो, ठीक है, और बच्चे के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये आपके छोटे छोटे टॉपिक थे, ठीक है, जिनको आपको समझते हुए जाना है, ठीक है। तो 22 मिनट काफ़ी है क्लास के लिए, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। तो आई होप कि आपको जो टॉपिक्स हैं आपको समझ आ गए होंगे किस तरीके से इन टॉपिक्स को आपको लेके चलना है, ठीक है। अनेकार्थी आपका हो गया, समूहवाची आपका हो गया, और आपका जो समरूप किंतु भिन्नार्थक ये भी आपका हो गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ, समझ गए, अनेकार्थी हो गया, समूहवाची भी आपका हो गया। अब आपका बच्चा है वचन लिंग व्याकरण वाली कोटियाँ, ये भी आपका तो एक है, इसमें संज्ञा नाम देख लेता। वचन लिंग बचा आपका, और अवयव के अनुप्रयोग बचे, वो हम देखेंगे कल। टॉपिक वन पूरा हो गया आपका इन्हें छोड़ के, ठीक है। शब्द समूह आपका जो है ये वाला, ये भी आपका पूरा हो गया। शब्द विवेक हो गया, शब्द भेद आपके पूरे हो गए। शब्द शुद्धि हमने देख लिया था, वाक्य रचना हमने देख लिया, मुहावरे लोकोक्ति में देख लिया, पत्र लेखन हमारा हो का पहले का। आप जो लेक्चर है लोअर के, मैंने जो आपकी प्ले लिस्ट बना रखी है हिंदी वाली, उसमें मैंने ये आपको ऐड करके वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये आपका हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद, तो इसको मैंने पूरा कंप्लीट आपके तैयार कर रखे हैं, इनको हम कल देखेंगे, ठीक है। तो कल आपका एक टॉपिक आपका ये रह रहा है, ठीक है, ठीक है। और बोधन और पल्लवन वाला बचा है, तो एक क्लास इसमें हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, और एक क्लास जो हम कल मतलब 2 क्लास आपकी और लगेगी, 2 क्लास में आपका जो पूरा सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। पल्लवन उसमें देख लेंगे। और बाकी बचा आपका हिंदी और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन वाला, तो आपका हिंदी का और अंग्रेजी का जो व्यावहारिक ज्ञान है वो उसके बेस पे आपका होगा। तो हिंदी और अंग्रेजी का आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल सा आपका जो ज्ञान आपका जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी की तो आपका हिंदी मीडियम से तो होगा ही, अंग्रेजी का आपका जो ट्रांसलेशन है उसका होना चाहिए, ठीक है, कि अंग्रेजी से किस तरीके से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और हिंदी से किस तरीके से आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि आपका हिंदी का जो पेपर है आपका पूरा आपका समाप्त आपका हो गया है, ठीक है। कब तक, परसों तक आपका निपट जाएगा। परसों आपकी तारीख यानी कि 3 तारीख हम लेके चलते हैं, ठीक है, यानी कि 3 अक्टूबर, ठीक है। अब आपके पास नवंबर का पूरा मंथ बचा है मेरे पास, ठीक है, और इसके 27 दिन आपके अक्टूबर के बचे हैं, समझ रहे हो। अब इसमें जो आपकी हिंदी वाली क्लास थे 3 तारीख के बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ऐसे 4 से 5 दिन ऐसे देखेंगे, प्रॉपर ऐसे आपका काफ़ी 4-5 दिन, ठीक है। वहाँ से आपका हो जाएगा 7 अक्टूबर तक, आप ये मान लो ऐसे देखेंगे हम, ठीक है। 8 अक्टूबर से फिर मैं आपका एथिक्स शुरू करूँगा, एथिक्स हम पढ़ेंगे, और मैं आपको 14 से 15 क्लास में आपको पूरा एथिक्स आपको अच्छे से आपका कवर करवा दूंगा, ठीक है, एथिक्स का पेपर, ठीक है। ये मान लो कि 20 तारीख तक, आप मान लो 20 तारीख तक आपका एथिक्स का खत्म हो जाएगा, ठीक। तो फिर आपका हिंदी निपट गया, हिंदी पेपर हो गया, ऐसे हो गया, और आपका जो एथिक्स वाला है वो भी आपका हो जाएगा। और साथ साथ आपका उत्तराखंड तो 2 टाइम चल ही रहा है,
अब फिर आपको जो बीच की क्लास 1 बजे की क्लास बचेगी उसमें फिर हम उसके बाद क्या देखेंगे, आपका जो बाकी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें क्या, जीएस के जो 3 पेपर है उन्हें किस तरीके से टैकल करना है उसे फिर हम देखेंगे आपके बीच वाले पेपर, बीच वाले उसमें शेड्यूल में 1 बजे की आपकी जो क्लास है, ठीक है। इसी के साथ आपकी जो मेंस बाकी चीज़ें आपको मैं बता रहा था आपको, मॉडल आंसर आपके हो गए, उनको अभी सॉल्व करेंगे, पीवाई को सॉल्व करेंगे साथ साथ, ठीक है। आंसर कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, इन सब पे हम प्रॉपर तरीके से आपका सेशन लेंगे, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका पूरा आप जो एक तैयार होकर जाओ मेंस लिखने के लिए, ठीक है। आप अच्छी तरीके से, आप इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, जब एग्जाम हॉल में आपको जाओ तो आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं पूरा पढ़ के आ रखा हूँ, मेरी तैयारी एक अच्छे स्तर की हो रखी है, ठीक है। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो अगर आपका सवाल आए तो आप उसे छोड़ के ना आओ, इतना मैं आपको तैयार करके भेजना है, ठीक है। तो आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके मतलब कुछ रही होगी, आपको हेल्प मिली होगी। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है, अगर क्लासेस से आपको थोड़ी भी आपको हेल्प मिल रही है, थोड़ा आपकी थिंकिंग डेवलप हो रही है, तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको शेयर करके आपको सब्सक्राइब करवाना है, ताकि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके, और जिन्हें गाइडेंस की जरूरत है, जो 26 का जो अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनके लिए भी एक फ्री प्लेटफॉर्म के रूप में आपको यहाँ से उन्हें हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, जल्दी मिलते हैं आपको शाम की क्लास में। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।